अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करेंगे हीमोस्टेसिस के एक जायजे से। मैं यहाँ बना रही हूँ एंडोथेलियल सेल। और हीमोस्टेसिस का जो मकसद है वो है किसी भी किस्म की ब्लीडिंग को रोकना, और वो भी फौरन, जब भी एंडोथेलियल सेल में कोई भी जख्म होता है या इंजरी होती है। और ये काम होता है सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बनाने से, और यही है मकसद प्राइमरी हीमोस्टेसिस का। और फिर इस चीज़ को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं फिब्रिन या फाइब्रिन को आपस में इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर और बनाते हैं एक मैश। और यही चीज़ इस प्लेटलेट प्लग को मजबूत बनाती है, और ये होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में। और जब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काम कर रहे होते हैं और हम बनाते हैं ये मैश प्लेटलेट प्लग के साथ, इसे कहते हैं क्लॉट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी हीमोस्टेसिस की। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पर कर दूं ताकि हमें याद रहे कि हम बात करेंगे प्लेटलेट प्लग की। अब मैं लाई एक और एंडोथेलियल सेल, और मैं यहाँ दिखाऊंगी एक जख्म, और हम देखेंगे कि क्या करता है हमारा जिस्म ऐसी सूरत में खून के बहाव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। पहला मरहला प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो है वो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें होगा ये कि जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो कर जाते हैं क्लैंप डाउन, यानी एक तरह से सिकुड़ जाते हैं, ताकि जिस ब्लड वेसल से खून बह रहा है वो सुराख छोटा हो जाए और ब्लड की मिकदार खुद ही कम हो जाए। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है दो तरीकों से। एक होता है नर्व रिफ्लेक्स, जैसे ही हमें चोट लगती है हमारी नर्व्स हमारे स्मूथ मसल सेल्स को कहती हैं सिकुड़ने या कॉन्ट्रैक्ट करने को। दूसरा तरीका जो है वो है इस नीले मॉलिक्यूल के जरिए, जिसे कहते हैं एंडोथेलिन। ये खारिज होता है एंडोथेलियल सेल से, और ये काम करता है स्मूथ मसल सेल्स पर ब्लड वेसल में, और ये करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और होते हैं स्मूथ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जानने के लिए कि एंडोथेलिन ये करता कैसे है, हमें बात करनी होगी एक सेहतमंद या हेल्दी एंडोथेलियल सेल की, और क्या करती हैं हेल्दी ब्लड वेसल्स। तो आमतौर पर एक हेल्दी या एक सेहतमंद ब्लड वेसल जो है वो खारिज करते हैं हरे मॉलिक्यूल्स। ये हरे वाले मॉलिक्यूल्स ये हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन, और ये हैं वेजोडाइलेटर्स। और एंडोथेलियम जो है ये है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो इस वजह से ये एक तरह की जंग में मुब्तला होते हैं हर वक्त, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स हमेशा ये मवाद खारिज कर रहे होते हैं, लेकिन वेजोडाइलेशन यहाँ पर हमेशा जीत जाती है हेल्दी ब्लड वेसल्स में। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हमें इस बात को यकीनी बनाना होता है कि खून का बहाव ना रुके, खून का बहाव वेसल्स के अंदर ना रुके। लेकिन तब क्या होता है जब होता है जख्म इस ब्लड वेसल में। इसमें होता यह है कि हम खो देते हैं कुछ मिकदार नाइट्रिक ऑक्साइड की और प्रोस्टासाइक्लिन की भी। तो ऐसे में एंडोथेलियम जीत जाती है क्योंकि अब नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद नहीं है और ना ही प्रोस्टासाइक्लिन। तो अब होगी यहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसके बाद हमारे पास अगला मरहला होता है प्लेटलेट एडिशन का। मतलब ये है इस लफ्ज़ का कि हम चाहते हैं कि प्लेटलेट जो है वो जख्म की जगह पर जाकर चिपक जाएं। अब इस बात को समझने के लिए कि प्लेटलेट्स कैसे ये करते हैं, हम बात करेंगे थोड़ी और प्लेटलेट्स के बारे में। मैं यहाँ बना रही हूँ एक प्लेटलेट। आमतौर पर ये चौकोर नहीं होते और ये इतने बड़े भी नहीं होते, लेकिन समझने के लिए मैंने इसे ऐसा बना लिया है। तो ये आमतौर पर हमारे खून में बह रहे होते हैं आरबीसीज के साथ, यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ, और इनके साथ होते हैं ये दो ग्रैन्यूल्स। जिस तरह आप कभी कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने बस्ते में बहुत सारा सामान रख कर ले जाते हैं जिनकी शायद आपको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन फिर भी साथ रखते हैं कि शायद कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाए। इसी तरह ये प्लेटलेट्स और इसके साथ लगे हुए ये ग्रैन्यूल्स करते हैं काम। मैं यहाँ दो रिसेप्टर्स के बारे में बात करूंगी। प्लेटलेट्स में ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। यहाँ नीले और पर्पल रिसेप्टर्स जो मैं बना रही हूँ ये दोनों हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये काफ़ी लंबा नाम है। तो ये जो नीला वाला है ये है ग्लाइकोप्रोटीन 1B, और पर्पल वाला है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। इनको हम लिखेंगे सिर्फ 1B और 2B3A। तो ये बात करने से पहले कि प्लेटलेट्स कैसे जख्म की जगह पर पहुंचते हैं, हमें बात करनी होगी एक आम प्लेटलेट के बारे में और इनकी इंटरैक्शन एंडोथेलियल सेल के साथ। आमतौर पर
प्लेटलेट्स नहीं चिपकते हैं एंडोथेलियल सेल से। आमतौर पर प्लेटलेट्स नहीं चिपकते हैं एंडोथेलियल सेल से, और ये चीज़ ताल्लुक़ रखती है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन से। ये दो चीज़ें जिनकी हमने पहले भी बात की है कि ये खारिज होती हैं एंडोथेलियल सेल्स से। वेज़ोडाइलेशन के अलावा एक और चीज़ जो ये करती है वो है कि ये रोकती हैं या ब्लॉक करती हैं प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल सेल से चिपकने से। जैसा कि हमने कहा था, जब भी होता है ज़ख़म एंडोथेलियल सेल्स पर, तो तब नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन होता है कम, जो कि प्लेटलेट्स को रोके एंडोथेलियल सेल्स तक जाने में। तो अब चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन कम है, तो प्लेटलेट्स जाएंगे करीब ज़ख़म वाली जगह के, क्योंकि अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब इसके साथ साथ हमारे पास होता है यहाँ एक ग्लू। ये मॉलिक्यूल जो कि एक लिंक बनाता है प्लेटलेट और इस जगह के दरमियान जहाँ चोट लगी है या इंजरी है। इस ग्लू को कहते हैं वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर, और हम इसे छोटा करके याद रखने के लिए कहते हैं VWF। ये आमतौर पर खून में घूमता रहता है और ये खारिज भी होता है एंडोथेलियल सेल से इस ज़ख़म वाली जगह पर ख़ास तौर पर। और ये VWF आता है ज़ख़म वाली जगह से कांटेक्ट में, तो ये जुड़ता है यहाँ सब एंडोथेलियल कोलेजन से। अच्छा, कोलेजन जो है ये वो चीज़ है जो ब्लड वेसल्स को इनकी साख्त देती है, और इनका कोई ख़ास राब्ता नहीं होता खून से बराह रास्त या फिर प्लेटलेट्स से। तो अब इस इंजरी पर VWF फैक्टर जो है वो कोलेजन से इसे मजबूती से बांधेगा, और दूसरी तरफ ये जुड़ेगा GP1B रिसेप्टर से प्लेटलेट्स पर। तो अब प्लेटलेट तैयार है इंजरी वाली जगह से जुड़ने को। तो जब एक दफ़ा ये जुड़ जाएगा तो प्लेटलेट होगी एक्टिवेट, और यहीं से दूसरा मरहला शुरू होगा जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एंड डीग्रैन्युलेशन। तो जैसे ही प्लेटलेट जुड़ेगी ये बदलेगी अपनी साख्त या शेप या शक्ल। मैं इसे यहाँ ऐसे बना लेती हूँ। ये और भी बहुत सी चीज़ें करेगी, जिनमें से एक है GP2B3A रिसेप्टर। ये एक कॉन्फर्मेशन है जो कि आम सूरतों में एक्टिव नहीं होती और जुड़ी हुई भी नहीं होती, लेकिन जब एक दफ़ा यहाँ शेप या शक्ल चेंज हो जाती है एक्टिवेशन के बाद, ताकि ये जुड़ सके, फिर ये ग्रैन्यूल्स जो कि होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, अब आता है इनका काम, और यहीं डीग्रैन्युलेशन होती है। ये ग्रैन्यूल्स खारिज होते हैं खून में। इनमें से एक कहलाता है अल्फ़ा। इसमें मज़ीद दो सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है फिब्रिनोजेन जो कि फिर इस्तेमाल होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, और दूसरा है VWF। और अब इस डेंस ग्रैन्यूल में, इसके बारे में मुझे डेंस कहना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें 3 और सब्सटेंसेस हैं। 3 और सब्सटेंसेस, 3 मॉलिक्यूल्स, और क्योंकि हम इनको बस्तों की तरह समझते हैं, इन्हें हम सैक्स भी कह सकते हैं। सैक कहेंगे तो याद रखने में से आसानी होगी। डेंस ग्रैन्यूल या डेंस सैक। हमारे पास है सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम। और ये याद रखने का तरीका कि ये तीनों करते क्या हैं वो है गुजरा हुआ कल मतलब पास्ट, आज का दिन मतलब प्रेजेंट, और आने वाला कल मतलब फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ सेरोटोनिन जो है ये खारिज होता है, और ये है कंस्ट्रिक्टर स्मूथ मसल सेल्स का। तो इसको आप सोचें पास्ट की तरह। और ADP जो है ये है प्रेजेंट। ये प्लेटलेट को जगाता है या एक्टिवेट करता है और प्रोमोट करता है एग्रीगेशन को। तो ADP की ज़रूरत है हमें अभी, ताकि प्लेटलेट को कर सकें क्लम्प या जोड़ सकें एक साथ। और कैल्शियम जो है वो है फ्यूचर, क्योंकि इसकी ज़रूरत सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में होती है। वो अगला हिस्सा है प्लेटलेट प्लग को हमवार करना। तीसरी चीज़ जो एक एक्टिवेटेड प्लेटलेट करता है वो है थ्रोम्बोक्सिन A2 को खारिज करना। ये चीज़ बिल्कुल उलट है प्रोस्टासाइक्लिन की, और ये बनता है एक ही एंजाइम से। और थ्रोम्बोक्सिन भी एक तरह से जंग लड़ता है प्रोस्टासाइक्लिन से। ये काम करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए, और प्लेटलेट्स को भी करता है एक्टिवेट और मदद करता है एग्रीगेशन में। अब आखिरी मरहला जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ये चलता है GP2B3A से, और ये तब तक नहीं हो, या ये जब तक एक एक्टिवेटेड प्लेटलेट 2B3A रिसेप्टर को अपनी शेप तब्दील करने को कहे, जो इसे फिब्रिनोजेन से जुड़ने के काबिल बनाए। क्योंकि प्लेटलेट्स पर मौजूद 2B3A जोड़ता है फिब्रिनोजेन, और फिब्रिनोजेन बाइंडिंग की ही वजह से बहुत सारे
2b3a रिसेप्टर्स करते हैं क्लंपिंग और बनता है प्लेटलेट प्लग, जो हमें मिलता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस के आखिर में। तो आज के लिए इतना ही।